हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 2002 में हुआ 86वां संशोधन। तो देखिए, जो सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो देखिए इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया था, जिसके तहत राज्य सरकार कानून बनाकर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है। और देखिए, ये जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, यह सन 2009 में संसद में पारित हुआ था और 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हुआ था। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए, संविधान का प्रथम संशोधन यानी कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1951 में। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, तो इसमें देखिए मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे। इसके साथ ही जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है, तो उसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। अब देखिए, जो संविधान की 9वीं अनुसूची है, तो इसमें जो सम्मिलित कानून है, तो उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी विलोप से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 110। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, तो इसमें देखिए पूंजी बिल यानी कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और देखिए, आपको याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। और देखिए, इस निर्णय को न्यायालय, सदन या राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, यहाँ पर जो अनुच्छेद 117 का फर्स्ट और 117 का सेकंड है, तो इसमें वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया था निकोलो मैकियावेल ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निकोलो मैकियावेल ने। अब देखिए, निकोलो मैकियावेल कौन था? तो देखिए, यह इटली का राजनयिक एवं राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ एवं कवि एवं नाटककार था। इसकी देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिसके लिए काफी प्रसिद्ध हुआ था। कौन कौन सी हैं? देखिए, द प्रिंस, द हिस्ट्री और द डिस्कोर्स, ये इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन लोक ने। तो देखिए, ये जो कथन है, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, तो यह कथन कहा था जॉन लोक ने, याद रखना है। और देखिए, यहाँ पर जो होब्स है, तो इनका भी एक कथन था, इन्होंने कहा था स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है। और यहाँ पर जो लेनिन है, इन्होंने भी अपना एक कथन कहा था, राजनीतिक अथवा नागरिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में अर्थहीन है। तो ये तीनों नाम महत्वपूर्ण, तीनों के अलग ही कथन थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। तो देखिए, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, यानी कि जिसे हम कैग कहते हैं, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, याद रखना है। और देखिए, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और देखिए, इसका प्रावधान यानी कि कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। और देखिए, कैग केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के विभागों और उनके द्वारा नियंत्रित आय व व्यय की जांच करता है। देखिए, बात करेंगे भारत के प्रथम कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1989 में। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मतदान की आयु थी पहले 21 वर्ष थी, तो इसे 18 वर्ष करने के लिए यानी कि घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संशोधन के द्वारा दिसंबर 1988 में इस कानून को संसद से मंजूरी दी गई थी। उसके बाद मार्च 1989 में इस कानून को लागू कर दिया गया था। यानी कि जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 1989 में की गई थी। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है
कि जो ये जो कानून था संसद से मंजूरी मिली थी दिसंबर 1988 में और ये लागू हुआ था मार्च 1989 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1956 में। तो देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और देखिए आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। याद रखना है। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। कब बना था? 1953 में बना था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड राज्य की। तो देखिए नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। और देखिए नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। और देखिए इसका गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 ही है। और देखिए इसका उच्च न्यायालय क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर BN राव। तो देखिए जो संविधान सभा थी इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव थे। याद रखना है। और देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो देखिए जो अनुच्छेद 19 है यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 6 स्वतंत्रताओं को। अब देखिए 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 19 के 2 में क्या है? अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि बिना हथियार के आप शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन या सभा कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19 के 3 में है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 19 के 4 में है भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि आप पूरे देश किसी भी क्षेत्र में देश के कहीं भी घूम सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19 के 5 में क्या है? निवास की स्वतंत्रता, यानी कि आप पूरे देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर निवास कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है? अनुच्छेद 19 के 6 में व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश में कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 के 6 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो देखिए 1976 में सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। याद रखना है। देखिए बात करें कि जो मूल कर्तव्य हैं तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 के क में है। याद रखना है। और देखिए इनकी कुल संख्या कितनी है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की? तो 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जितनी बार चाहे उतनी बार। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है अगर वह दोबारा से चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपने पद पर कितनी बार चुनाव लड़ सकता है दोबारा से? तो जितनी मर्जी उतनी बार ही चुनाव लड़ सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पर सिर्फ जो राष्ट्रपति होता है वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। याद रखना है। देखिए हम बात करेंगे जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके लिए क्या योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम कम से कम उम्र 35 वर्ष हो और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसी के साथ किसी भी सरकारी पद पर वह न हो, तो ये राष्ट्रपति की योग्यता होती है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 6 महीने के लिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अध्यादेश क्या है। तो देखिए संसद के सत्र ने चलने की स्थिति में केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति जो आदेश या अधिसूचना जारी करता है तो उसे अध्यादेश कहते हैं। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। यह अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अध्यादेश को संसद की अगली बैठक के 6 सप्ताह के अंदर ही उसके सामने पेश करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है। तो देखिए आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो अध्यादेश है उसकी न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो 6 सप्ताह होती है, लेकिन उसकी अधिकतम अवधि होती है 6 महीने।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, तो आप सभी को मालूम होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे अभी तक के राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। देखिए इनका कार्यकाल जनवरी 1950 से मई 1962 तक का था, याद रखना है। और देखिए यहाँ पर जो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये भी भारत के राष्ट्रपति थे। इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह संसद का ही अंग होता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। तो आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 भाषाओं को। तो देखिए जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, तो इसमें शुरुआत में 14 भाषाएं थी, लेकिन इस समय वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। और देखिए इसमें जो अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई थी सन 2003 में जोड़ी गई थी, कौन कौन सी हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली है, याद रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही जो संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं तो इनका एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, केवल लोकसभा में। तो देखिए जब लोकसभा में किसी विपक्ष पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। देखिए इस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।